हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका SPM ऑनलाइन क्लासेस भद्राजुन में। पढ़ाई आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। 9th क्लास का जो पोर्शन है उसमें चलिए नाम लिखते हैं। सबसे पहले SPM ऑनलाइन क्लासेज भद्राजुन। चलिए 9th क्लास और 9th में हम पढ़ रहे हैं साइंस का पोर्शन। 9th की साइंस में हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 15, 15वां चैप्टर, और उसके हमने 3 पार्ट बना लिए। तो आज का पार्ट होगा चौथा, चैप्टर 15 पार्ट 4। 9th क्लास की साइंस का चैप्टर 15 का पार्ट नंबर 4 यानी 15वां पार्ट और उसका चौथा ये भाग। तीसरी वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, कुछ याद है आपको? फसल की किस्म में सुधार पढ़ा था। फसलों की किस्मों में सुधार। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हमें उस पर ही फोकस करना है कि आज का टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक हमारा है फसल उत्पादन प्रबंधन। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट कह सकते हैं आप इसको। प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट, कि किस प्रकार से आप फसल उत्पादन को प्रबंधित करेंगे, उसे मैनेज करेंगे, जिससे कि उत्पादन बहुत ज़्यादा हो और जितना उत्पादन हुआ है उसको किस ढंग से काम में लेना है ताकि हर एक इंसान को जन जन तक फसल का उत्पादन है उसका लाभ मिले। किसी किसान को कोई दिक्कत नहीं हो, किसी भी मनुष्य को कोई दिक्कत नहीं हो, किसी जानवर को कोई दिक्कत नहीं हो। तो उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे? यदि फसल का उत्पादन बहुत अच्छा हो गया है तो इसमें क्या क्या आप कर सकते हैं सुधार के लिए, या उसको कैसे प्रबंधित करेंगे, उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे? ये फसल का जो उत्पादन हुआ है, जो फसल प्राप्त की है उसको कहाँ रखेंगे, जो अनाज है उसका भंडारण कहाँ करेंगे, किस तरीके से करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा मिले, एनर्जी मिले, लंबे समय तक वो बनी रहे। तो ऐसे ही कुछ चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, फसल उत्पादन प्रबंधन। तो चलिए पढ़ते हैं बुक के अंदर इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, फसल उत्पादन प्रबंधन। तो चलिए स्टूडेंट हम पढ़ते हैं बुक से। फसल उत्पादन प्रबंधन का यह टॉपिक है। अन्य कृषि प्रधान देशों के समान भारत में भी कृषि छोटे छोटे खेतों से लेकर बहुत बड़े फार्मों तक में होती है। अन्य कृषि प्रधान देशों के समान, तो इसका मतलब भारत तो क्या है, एग्रीकल्चर डिपेंडिंग कंट्री है, कृषि प्रधान देश है। भारत की अधिकांश जो जनसंख्या है वो गांव में निवास करती है और वो खेतों पर निर्भर रहती है। वो कृषि प्रधान देश है। अधिकांश गांव के लोगों का, यूँ कहें कि गांव के लोगों की 90% लोगों का जो जीवन यापन है, जो उत्पादन के जो साधन हैं, जो आय के जो साधन हैं, इनकम के जो सोर्सेस हैं, वो खेती हैं, वो कृषि ही हैं। गांव के अधिकांश लोग हैं वो खेती बाड़ी करते हैं, खेती से ही अपना पेट चलाते हैं, अपना और अपने परिवार का लालन पालन करते हैं। तो भारत के अंदर छोटे छोटे खेतों से लेकर बड़े बड़े फार्मों तक, यानी बड़े बड़े जो खेत हैं वहाँ तक खेती होती है। इसलिए विभिन्न फसलों के पास भूमि, धन, सूचना तथा तकनीकी की उपलब्धता कम अथवा अधिक होती है। तो अलग अलग है, किसी किसान के पास में है वो भूमि कम हो सकती है, ज़मीन कम है। किसी के पास ज़मीन या ज़्यादा है, मिट्टी ज़्यादा है, भूमि ज़्यादा है उसके पास। किसी के पास पैसा ज़्यादा है, किसी के पास पैसा कम है, किसी के पास सूचना और तकनीकी की उपलब्धता कम है अथवा किसी के पास ज़्यादा है। किसी के पास जानकारी कम है। तकनीकी और उपलब्धता का मतलब यहाँ सूचना से तो ये था कि कई बार तो बीज हैं वो फ्री में मिलते हैं, तो प्रत्येक किसान को जानकारी नहीं मिल पाती है। सरकार की जो योजनाएं हैं, गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, उनका लाभ नहीं मिल पाता है छोटे किसानों को, उस तक जानकारी भी नहीं पहुंच पाती है। तो इसको बोल सकते हैं कि तकनीकी उपलब्धता और जो जानकारी, जो सूचना है, वो किसी किसान के पास ज़्यादा मिलती है, किसी के पास कम मिलती है। तो उसकी वजह से भी फसल उत्पादन में कमी या वृद्धि होती रहती है। हालांकि वर्तमान में थोड़ा डिजिटलाइजेशन हो गया है, आधुनिकीकरण जो हुआ, मॉडर्नाइजेशन, उसकी वजह से जानकारी में कोई अभाव नहीं रहा है।
सबके पास में एंड्रॉयड मोबाइल होते हैं तो जानकारियाँ लगभग मिलती रहती हैं, कौन सी योजनाएं कब निकली हैं, किसका कितना प्रतिशत लाभ मिलेगा किसान को। तो ये सारी जानकारियाँ आजकल लगभग मिल जाती हैं। आधुनिकीकरण जैसे ही हुआ है, डिजिटलाइजेशन के कारण हमें इन चीज़ों की जानकारी मिल रही है। छोटे छोटे किसानों को भी योजनाओं का फ़ायदा मिलता है। संक्षिप्त में, धन अथवा आर्थिक परिस्थितियाँ किसान को विभिन्न कृषि प्रणालियों हेतु तथा कृषि तकनीकों को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धन अथवा आर्थिक परिस्थितियाँ किसान को विभिन्न कृषि प्रणालियों तथा कृषि तकनीकों को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि आपके पास में अच्छे तकनीक हैं, अच्छे संसाधन हैं, अच्छी परिस्थितियां हैं, तो आप फसल का अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। इससे आपको बेनिफिट मिलेगा, बेशक लाभ मिलता ही है। योगदान, उच्च निवेश तथा फसल उत्पादन में सहसंबंध है। योगदान, उच्च निवेश, ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करना। फसलों में लगाई गई जो धन राशि है वो हमेशा डबल होकर या उससे भी ज़्यादा होकर हम किसान को मिलती है। तो बीज यदि अच्छे लेकर आएंगे तो फसल उत्पादन भी अच्छी होगी। इन सब में एक गहरा संबंध है। इस प्रकार किसान की लागत क्षमता फसल तंत्र तथा उत्पादन प्रणालियों का निर्धारण करती है। किसान की जो लागत क्षमता है वो डिपेंड करती है कि उसका उत्पादन कितना होगा। यदि आप कम पैसे खर्च करके कम उन्नत किस्म के बीज लाते हैं तो उत्पादन कम होगा। थोड़े से ज़्यादा पैसे खर्च करके अच्छी और उन्नत किस्म के बीज डालेंगे तो उत्पादन भी ज़्यादा होगा। तो वो तो मेहनत पर भी डिपेंड करता है और वो आपके आर्थिक आय पर भी डिपेंड करता है। जो किसान लागत क्षमता है, उसके फसल तंत्र है, उसके पास जितने संसाधन होने चाहिए, गाड़ी है, बैल है, ट्रैक्टर है, कौन कौन से संसाधन है, कल्टीवेटर वगैरह, थ्रेसर, तो जिसके पास जितने ज़्यादा अच्छे संसाधन होंगे फसल का उत्पादन उतना ज़्यादा होगा। कम संसाधन होंगे तो फिर कम होगा उत्पादन। जानकारी के अभाव में भी कह सकते हैं। तो लागत तंत्र क्षमता है वो डिपेंड करती है उत्पादन पर। इसलिए उत्पादन प्रणालियां भी विभिन्न स्तर की हो सकती हैं। बिना लागत उत्पादन, अल्प लागत उत्पादन अथवा अधिक लागत उत्पादन प्रणालियां इसमें सम्मिलित हैं। एक तो बिना लागत, कुछ लगे ही नहीं आपका फिर भी कुछ आपको मिलेगा। एक अल्प लागत उत्पादन, थोड़ा बहुत तो खर्च करना पड़ेगा फिर भी उत्पादन मिल रहा है। और एक अधिक लागत जिसमें पैसे ज़्यादा खर्च होंगे। ये तीन प्रकार के उत्पादन की प्रणालियाँ होती हैं। बिना लागत, अल्प लागत और अधिक लागत प्रणालियों से फसलों का उत्पादन अलग अलग किस्म से होता है। तो फसल उत्पादन को यदि बढ़ावा देना है, अच्छे से बहुत ज़्यादा फसल बनानी है, उत्पादन में बढ़ोतरी करनी है, तो हम निम्न बिंदुओं का ध्यान रखना होगा। पहला जो बिंदु है कि हम क्या कर सकते हैं फसल उत्पादन का मैनेजमेंट करने के लिए, उसमें हमारा पहला टॉपिक है पोषक प्रबंधन। न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट करना है। तो रीड करते हैं इसको और कुछ नई चीज़ें इसमें से जो आएंगी हमारी काम आने वाली, हम उनको पढ़ते हैं। जैसे हमें विकास, वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, मनुष्य की बात की जा रही है, सजीवों की बात, वैसे ही पौधों को भी वृद्धि के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। जैसे हमें जिंदा रहने के लिए भोजन या हमारे विकास के लिए या वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही पौधों को भी अच्छी वृद्धि के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी, मिट्टी से प्राप्त होते हैं। खनिज, देखो आगे की क्लासों में आप पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि एक पादप को जिंदा रहने के लिए 17 प्रकार के खनिज की आवश्यकता होती है। मिट्टी में तो लगभग 60 से 70 प्रकार के खनिज होते हैं, लेकिन 17 खनिज तत्व ऐसे होते हैं जो पादप के लिए अनिवार्य होते हैं। उन्हें हम अनिवार्य तत्व कहते हैं। ये हवा से भी मिल सकते हैं, पानी से भी मिल सकते हैं और मिट्टी से भी मिल सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये हवा और पानी से मिलते हैं। बाकी जो 14 तत्व हैं वो मिट्टी से मिलते हैं, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो पोटेशियम हो, चाहे वो क्लोरीन हो, चाहे वो कोई भी प्रकार के तत्व हों, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो कॉपर हो। बहुत सारे प्रकार के तत्व प्लांट को जिंदा रहने के लिए, उसकी वृद्धि के लिए ज़रूरी होते हैं। वो हवा, पानी और मिट्टी से उसे मिलते हैं। पौधों के लिए अनेक पोषक पदार्थ आवश्यक हैं। हवा से कार्बन,
ऑक्सीजन और पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एवं शेष अन्य पोषक पदार्थ मिट्टी से प्राप्त होते हैं। तो मैंने भी आपको बताया यही भी कि 2-3 चीज़ें होती हैं जो हवा पानी से मिलती हैं, बाकी अधिकांश तत्व पौधे को मिट्टी से मिलते हैं, जो पादप की वृद्धि के लिए, पादप के विकास के लिए बहुत बहुत जरूरी होते हैं। इन पोषकों में से कुछ की अधिक मात्रा चाहिए, इन्हें वृद्ध पोषक कहते हैं, और शेष पोषकों की आवश्यकता कम मात्रा में होती है, इसलिए इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। तो 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो वृद्ध मात्रक पोषक तत्व होते हैं जिनकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और एक होते हैं सूक्ष्म मात्रक पोषक तत्व जिनकी मात्रा बहुत कम होती है। चलिए, समय रहा तो मैं आपको वो भी बता दूंगा, हालांकि इस बुक में भी लिखा होगा, वो सारणी भी आएगी। इन पोषकों की कमी के कारण पौधों की शारीरिक प्रक्रियाओं सहित जनन, वृद्धि या रोगों की प्रवृत्ति पर प्रभाव पड़ता है। यदि ये पोषक तत्व प्लांट को बहुत कम मात्रा में मिलते हैं तो प्लांट की वृद्धि रुक जाती है, जनन रुक जाता है, और बहुत सारे प्रकार के रोग पौधे में हो सकते हैं। तो बहुत बहुत ज़रूरी है कि ये तत्व पौधे को बहुत अच्छी मात्रा में मिले। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए मिट्टी में खाद तथा उर्वरक के रूप में इन पोषकों को मिलाना आवश्यक है। जब हम मिट्टी में खाद डालते हैं या उर्वरक डालते हैं तो हमें इनकी बहुत बड़ी आवश्यकता रहती है कि मिट्टी में ये चीज़ें डालें, ताकि मिट्टी से ये सारी चीज़ें पौधों को मिलती रहें और पौधों को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो। जब हम मिट्टी में खाद और उर्वरक डालते हैं तो वो उनसे ही इन खनिजों की जो मात्रा है वो प्लांट को मिलती रहती है और पौधे को बहुत ज़्यादा फायदा होता रहता है। चलिए, हम ये सूक्ष्म और वृद्ध जो पोषक तत्व हैं उनकी जिक्र करते हैं। कि वो कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से हैं। तो चलिए बच्चों, हम वो तत्व देखते हैं। हवा, पानी और मृदा से मिलने वाले पोषक तत्व है। हवा से मिलेगा कार्बन और ऑक्सीजन। किस प्रकार से? CO2 के रूप में मिलता है, तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों आ गए इसमें। पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि पानी का अणुसूत्र H2 होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? हवा और पानी दोनों जगह से मिल रहा है। मिट्टी से मिलने वाले वृद्ध पोषक तत्वों की बात करें तो ये देखिए कौन से हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। इसमें कुछ चीज़ें जो रह गई हैं वो बताता हूँ। इसका एक फॉर्मूला है PK का कौन सा मग। PK का CHO, नाइट्रोजन आ गया, सल्फर, मैग्नीशियम। जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और ऐड करेंगे हम। तो बताइए, देखो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, 6 तो ये रहे और 3 ये रहे। C मतलब कार्बन, H यानी हाइड्रोजन, O यानी ऑक्सीजन। तो कितने हो गए? वृद्ध मात्रक पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है? 9। सूक्ष्म मात्रक पोषक तत्वों को देखिए, जो कम मात्रा में चाहिए, आयरन यानी Fe, लोहा ही है, मैंगनीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। एक निकल और रह गया इसमें, Ni, निकल। अब देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गए 8। 8 और 9 कितने हो गए? 17। तो कितने चाहिए तत्व पौधे को जिंदा रहने के लिए? जो आवश्यक तत्व हैं, जो अनिवार्य तत्व हैं, उनकी संख्या है 17। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये 17 तत्व चाहिए, जिसमें 9 की मात्रा बहुत ज़्यादा चाहिए, 8 की मात्रा कम। जिनकी मात्रा ज़्यादा चाहिए उन्हें हम वृद्ध पोषक तत्व कहते हैं, और जिनकी मात्रा कम चाहिए उन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व या सूक्ष्म मात्रक तत्व कहते हैं। इनको कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। और ये हो गए मैक्रोन्यूट्रिएंट। गुरु पोषक तत्व भी कहते हैं उन्हें, वृद्ध पोषक तत्व भी कहते हैं, प्रधान पोषक तत्व भी कहते हैं, इसे लघु पोषक तत्व कहते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, अप्रधान तत्व या गौण तत्व कहते हैं। क्योंकि प्लांट को बहुत कम मात्रा में ये चाहिए और ये ज़्यादा मात्रा में चाहिए।
अगला देखो, वृद्ध पोषक क्या है और इन्हें वृद्ध पोषक क्यों कहते हैं? बताइए बेटा, वृद्ध पोषक तत्व कौन से हैं? 9 हैं। तो इसका शॉर्ट एक फॉर्मूला होता है पीके का कौन सा मग। चलो मैं आपको वही बताता हूँ। वृहद पोषक तत्व, वृहद पोषक तत्व, इनकी संख्या होती है 9। ऐसे तत्व जिनकी मात्रा ज़्यादा होती है पेड़ में या पेड़ को ज़्यादा चाहिए, उन्हें ही हम अपन वृहद पोषक तत्व कहते हैं। इसका फॉर्मूला है पीके का कौन सा मग। तो देखो, इसको लिखो, पी यानी ये रहा, के यानी ये रहा, का यानी कैल्शियम, कौन सा तो CHON, कौन सा सल्फर, मग Mg। तो अब इसको देखो, P फॉर पोटेशियम, सॉरी फास्फोरस। P का मतलब क्या है, साथ साथ में लिखते रहना। P फॉर फास्फोरस, K फॉर पोटेशियम, Ca फॉर कैल्शियम, C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, N फॉर नाइट्रोजन, S फॉर सल्फर और Mg फॉर मैग्नीशियम। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो वृहद पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है? 9, और ये 9 है जिनकी प्लांट को बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, ज़रूरत बहुत होती है, ज़्यादा संख्या में चाहिए, ज़्यादा मात्रा में चाहिए। तो सवाल क्या था? वृहद पोषक क्या हैं? ऐसे पोषक तत्व जिनकी मात्रा, अधिक मात्रा में पादप को आवश्यकता होती है, ज़्यादा मात्रा में चाहिए और ज़्यादा मात्रा में होते भी हैं, उन्हें वृहद पोषक तत्व कहते हैं। इन्हें वृहद पोषक तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि ज़्यादा मात्रा में होते हैं। इन्हें तो अपन इसके दूसरे नाम भी दे सकते हैं, मैंने आपको बताया है। वृहद पोषक तत्वों को क्या कह सकते हो? प्रधान तत्व भी कहते हैं, इन्हें गुरु तत्व भी कहते हैं। ठीक है। पौधे अपना पोषक कैसे प्राप्त करते हैं? तो पौधे अपना पोषक मिट्टी से, हवा से और जल से प्राप्त करते हैं। कहाँ कहाँ से करते हैं? मिट्टी से, हवा से और जल से। इन 3 जगहों से प्राप्त करते हैं। हवा, मिट्टी और जल। और ये भी मैंने आपको बताया था। चलिए इन चीज़ों को वहीं दूसरी जगह लेकर कवर करते हैं। मैं एक बार इसको साइड में रख दे रहा हूँ। ये देखिए, तो बच्चों बताओ, मिट्टी से, जल से और वायु से। वायु से क्या क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, तो कार्बन और ऑक्सीजन। जल से क्या मिलेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये 2 तो कॉमन हो गए। बाकी सारे के सारे कितने तत्व? 14 तत्व। कहाँ से मिलेंगे? मिट्टी से मिलेंगे। जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वायु से कार्बन और ऑक्सीजन। तो ये तो जल से मिलेंगे तो H2O के रूप में, और ये CO2 के रूप में। बाकी जो 14 तत्व हैं, होते कितने हैं? 17 होते हैं। वो कहाँ से मिलेंगे? यहाँ से मिलेंगे, मिट्टी से अधिकांश मिलते हैं। तो वृहद पोषक तत्वों की हमने बात कर ली है। अब हम बात कर लेते हैं सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्वों की, या सूक्ष्म पोषक तत्व। इनकी कितनी संख्या होती है? 8। लिखता हूँ मैं, देखो, MnFe, बोरोन, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, ये होते हैं। ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। इन सब के हिंदी नाम आप लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ। मैंगनीज, Mn का मतलब मैंगनीज, Fe का मतलब आयरन। वैसे फेरिक भी कह सकते हो आप इसे, लोहा है ये। लोहा कह दो, आयरन कह दो, फेरिक कह दो, एक ही है, प्रतीक चिन्ह Fe। तो ये तो हो गया मैंगनीज, ये आयरन, ये निकल, ये कॉपर यानी तांबा, और ये जिंक। ये B फॉर बोरॉन, क्लोरीन और मोलिब्डेनम। MO का मतलब
मोलिब्डेनम। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सूक्ष्म मात्रिक तत्वों की संख्या 8 और अभी हमने वृहद पोषक तत्वों की मात्रा पढ़ी थी, कितने होते हैं? 9। टोटल मिलाकर कितने हो गए? 17। तो 17 तत्व प्लांट को हर हाल में चाहिए, वो उसके लिए कंपलसरी होते हैं। कहाँ कहाँ से मिलेंगे बताया मैंने, जल से 2 मिलेंगे, वायु से भी 2 मिलेंगे, और शेष 14 तत्व कहाँ से मिलते हैं? मिट्टी से। तो इस प्रकार से बच्चों हमने पढ़ा है पोषक तत्वों की जानकारी। अगला टॉपिक हमारा खाद पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो खाद से यूरिया डालते हैं, उर्वरक डालते हैं, तो उसमें प्लांट को यदि तत्व की कमी होती है तो उसकी पूर्ति हो जाती है, इसलिए खाद डाले जाते हैं। तो पौधे अपना पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त करते हैं? मिट्टी, जल और हवा से, या हम खाद और उर्वरक डालते हैं तो उनसे उनको मिलता है। तो आज की क्लास में केवल इतना ही। तो आज की क्लास का हमारा पर्पज़ क्या था? ये चैप्टर नंबर जो 15 था उसका पार्ट नंबर 4 हमने पढ़ा है। चैप्टर नंबर 15 और उसका पार्ट नंबर 4 वृहद पोषक तत्वों के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो एक्चुअल में हमने शुरू कहाँ से किया था? यहाँ से किया था फसल उत्पादन प्रबंधन, कि किस प्रकार से आप फसलों का प्रबंधन कर सकते हो ताकि फसलों की पैदावार है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाए। ये हमने पढ़ा था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। फिर हमने एक मेन टॉपिक लिया था पोषक प्रबंधन, कि पोषक तत्व जैसे कि हमें जिंदा रहने के लिए पोषक तत्व चाहिए, ठीक उसी प्रकार से पेड़ को वृद्धि, विकास और जनन करने के लिए भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। वो उसे मिट्टी से, हवा से और पानी से मिलते हैं। तो कैसे कैसे मिलेंगे, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें भी हमने पढ़ी थी इसके अंदर। और तत्वों को इसने 2 भागों में बांटा भी था, एक वृहद पोषक तत्व और दूसरे सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है। उसके लिए हमने ये टेबल पढ़ी थी। इस टेबल में जो कमियाँ थी मैंने पूरी कर दी हैं। फिर ये 2 छोटे छोटे सवाल थे, इन सवालों का हल भी हमने किया है। और तो इस प्रकार से आपका ये हो गया चैप्टर नंबर 15 का पार्ट नंबर 4। दैट्स इट। तो आज की क्लास में हमने कुछ तत्वों के बारे में पढ़ा है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में उतार लेना, या वीडियो को पॉज करके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लगती हैं आप उसको नोट करो, अच्छे से समझो। ये जो तत्व है ना, ये आपको केमिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे तो 1 से 20 तक परमाणु क्रमांक, या 1 से 30 तक जो परमाणु क्रमांक हैं, ये आपको याद होने चाहिए। यदि आपने नहीं किए हैं तो आपको याद करने हैं। ये चीज़ें आपको छोटी क्लासों में थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए, 5 5 10 तक। चलो नहीं है तो अब आपको करने हैं। तो 1 से 20 तक या 30 तक परमाणु क्रमांक आपको याद करने हैं। होते हैं तो, नहीं होते हैं तो जब हम केमिस्ट्री वाले पाठ पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका रिवीजन करेंगे और वहाँ पर इसको दोबारा से पढ़ेंगे। तो ठीक है बच्चों, चैप्टर नंबर 15 का ये पार्ट नंबर 4 हुआ कंप्लीट। दैट्स इट। अच्छे से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक।